Hello everyone, let's start chapter number 2 components of food. Again फूड से रिलेटेड चैप्टर है और इसको चैप्टर 1 से रिलेट करके ही आगे बढ़ाया गया है। चैप्टर 1 में हमने देखा था कि जो डिफरेंट फूड हम कंज्यूम करते हैं उनमें जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स से अवेलेबल हो पाते हैं। अब उन डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स में जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स लाइक प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च, फैट, ये जो कंपोनेंट्स हैं जिन्हें न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, ये कंपोनेंट्स या न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व। तो ये पोषक तत्व हमारी बॉडी के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, क्यों इम्पोर्टेंट हैं, ये इस चैप्टर में बताया हुआ है। और इन कंपोनेंट्स में से कुछ एक दो का इसमें प्रोटीन और स्टार्च और फैट, इन तीन के टेस्ट भी लगाए गए हैं। टेस्ट मीन्स ये पता करना है कि किसी फूड में प्रोटीन है या नहीं, स्टार्च है या नहीं और फैट है या नहीं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वापस से बुक में आ जाते हैं। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है कि जो हमारा एक टाइम का मील है, एक बार का जो हम खाना खाते हैं, या कहूँ कि एक बार में हम थाली में रख कर जो खाना खाते हैं, तो वो थाली जो है हर बार कितनी अलग हो सकती है या हर स्टेट वाइज वो थाली चेंज हो सकती है। ये थोड़ा कॉम्बिनेशन इसमें है कि खाना हो सकता है कि उसमें बैंगन की सब्जी है, दाल है और रोटी है, या एक थाली हो सकती है जिसमें राइस, सांभर और भिंडी की सब्जी है, या हो सकता है कि अप्पम है, फिश करी है और सब्जी है। तो इस तरीके से एक मील जो है वो चेंज हो सकता है और स्टेट वाइज मील चेंज होता है, ये हम बात पहले भी कर चुके हैं। और इसमें भी अदर स्टेट का जो मील होता है वो बताया हुआ है। जैसे पंजाब में मक्की की रोटी, राजमा, सरसों का साग और उसके साथ घी और कर्ड ये खाते हैं। आंध्र प्रदेश का राइस, तुअर दाल, रसम, कुंदरू की सब्जी, छाछ, घी और अचार वगैरह। तो स्टेट वाइज खाना चेंज होता है, लेकिन इतनी वैरायटी होने के बावजूद इन सब थालियों में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? देखिए, सब थाली में एक तरह का ग्रेन होता है, चाहे राइस, व्हीट या कॉर्न, कुछ भी हो, एक ग्रेन है। वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स भी कॉमन है, चाहे वो बनी हुई किसी भी तरीके से हो, बट वेजिटेबल है। दाल है, या मीट, जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो मीट खाना पसंद करते हैं तो मीट है, फिश या मीट कुछ भी हो सकता है। इसके साथ में दही, छाछ, अचार, घी, जो भी लेना पसंद करे वो साथ में होता है। ऐसा इसलिए कि इन इंग्रेडिएंट्स के जो कंपोनेंट्स हैं लाइक प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये कंपोनेंट्स या न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए, बॉडी को अच्छे से काम करने के लिए, बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, हील करने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और हमारी बॉडी को इन सब की ज़रूरत होती है क्योंकि सबके काम भी अलग अलग होते हैं और सभी इंग्रेडिएंट्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे किसी में प्रोटीन ज़्यादा है तो किसी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, किसी में स्टार्च है तो कोई विटामिन सी का सोर्स है, और इन सबके काम भी अलग अलग होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइडर्स एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है, फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है। इनफैक्ट फैट वाली चीज़ें ज़्यादा एनर्जी देती है कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। इसलिए जिन फूड में फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन्हें एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। इसी तरह प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है और बॉडी को रिपेयर करने के लिए ज़रूरी होता है। इसलिए जिन फूड में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है उन फूड को बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। अब बात करते हैं विटामिन्स की। विटामिन्स हमारी बॉडी को अलग अलग बीमारियों से बचाने में हेल्प करते हैं। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज। Vitamins also help in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy. इसके अलावा विटामिन हमारी आँखों को, हड्डियों को, दांतों को और गम्स को हेल्दी रखते हैं।
इन विटामिन्स के अलग अलग नाम हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और एक और ग्रुप है जिसका नाम है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये सारे विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इन सब विटामिन्स के भी अलग अलग काम हैं। जैसे विटामिन ए ज़रूरी है आँखों और स्किन को हेल्दी रखने के लिए। विटामिन सी हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है। विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। ये कैल्शियम यूज़ करने में हेल्प करता है बॉडी को, ताकि हमारी हड्डियाँ और हमारे दांत मजबूत रहे। और ऐसा नहीं है कि इनमें से एक आध विटामिन का हम सेवन कर रहे हैं तो हमारा काम चल रहा है। ये सारे ही विटामिन्स इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। अगर इनमें से एक की भी कमी होती है या एक किसी की कमी होती है बॉडी में, तो उससे हमें दूसरी बीमारियां हो जाती है। तो इन विटामिन्स की कमी से, मिनरल्स की कमी से जो बीमारियां हो जाती है वो भी हम आगे देखेंगे। अभी हम ये देख लेते हैं कि हम जो खाना खाते हैं उनमें से कौन से फूड में कौन सा विटामिन होता है, कौन सा फूड प्रोटीन में रिच है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, ये हम देख लेते हैं। पहले हम विटामिन्स देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया है बुक में फिगर 2.6 सम सोर्सेस ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए किस में भरपूर होता है? पपाया में, कैरेट में, मैंगो में। फिश ऑयल एंड मिल्क, ये विटामिन ए से भरपूर हैं। नेक्स्ट, सम सोर्सेस ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी किन में होता है? राइस में, व्हीट में, लीवर में। ये विटामिन बी से भरपूर है। विटामिन सी हम जानते हैं खट्टे जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उनमें विटामिन सी होता है, जैसे ऑरेंज, टमेटो, लेमन, आंवला, गुआवा। ये होते हैं विटामिन सी वाले फ्रूट्स। विटामिन डी होता है मिल्क में, बटर में, फिश, एग्स। ये विटामिन डी के सोर्सेस हैं। यहाँ विटामिन डी की एक खास बात यह है कि ये खाने की चीज़ों से तो मिलता ही है, लेकिन ये सनलाइट से भी मिलता है। अगर हम थोड़ी देर सनलाइट में रहते हैं, इससे हमारी बॉडी अपने आप विटामिन डी प्रिपेयर करती है और विटामिन डी की कमी को पूरा करती है। लेकिन आजकल देखा जाता है कि जो लोग धूप में कम निकलते हैं, जिनका काम कम पड़ता है धूप में निकलने का, तो ऐसे बहुत से लोगों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। विटामिन्स के बाद मिनरल्स। कौन कौन से हैं मिनरल्स? आयोडीन, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, ये सब मिनरल्स हैं। ये मिनरल्स भी स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आगे आपकी बुक में इन मिनरल्स के सोर्सेस दिए गए हैं। आयोडीन होता है फिश, जिंजर, स्पिनच। फास्फोरस के सोर्स हैं मिल्क, बनाना, राइस, व्हीट, ग्रीन चिली। आयरन होता है लीवर, एप्पल, स्पिनच में। एंड कैल्शियम का रिच सोर्स है मिल्क एंड एग्स। तो ये मिनरल के सोर्सेस हैं। आगे हम प्रोटीन, स्टार्च और फैट का टेस्ट लगाएंगे कि जो भी हमारा फूड आइटम है उसमें प्रोटीन है या नहीं, स्टार्च है या नहीं और फैट है या नहीं। पहले हम प्रोटीन का टेस्ट लगा लेते हैं। जो भी हमारा फूड आइटम है हम देखेंगे कि इसमें प्रोटीन है कि नहीं। तो यह हम कैसे पता करेंगे? तो पहले जो भी फूड आइटम है अगर वो सॉलिड है तो पहले उसको पाउडर फॉर्म में कर लेंगे, फिर उसको थोड़ा लिक्विड करेंगे पानी मिला के, फिर उसमें कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा ये चीज़ ऐड करेंगे। अगर इन दोनों को ऐड करने पर उसका कलर चेंज होकर वॉयलेट हो जाता है, इसका मतलब है कि उसमें प्रोटीन अवेलेबल है। तो चलिए टेस्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए क्या चाहिए? ड्रॉपर चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड सेम है, अलग अलग नाम आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। तो पहले हमने लिए हैं ये कुछ ग्राम्स, इनको पहले हमने पाउडर फॉर्म में कर लिया है। अब इसे टेस्ट ट्यूब में डाल के इसमें 10 ड्रॉप्स वाटर डाल के हम इसको डाइल्यूट कर लेते हैं। इसके बाद हम 2 ड्रॉप्स डालेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की एंड 10 ड्रॉप्स डालते हैं कास्टिक सोडा की, और फिर इसको शेक करना है, अच्छे से मिलाएंगे। और जैसे हम
इसको मिलाते हैं तो देखते हैं कि इसका कलर जो है चेंज होकर वॉयलेट हो जाता है। तो ये वॉयलेट कलर हमें बताता है कि इसमें प्रोटीन अवेलेबल है। सेम टेस्ट हम मिल्क के लिए भी करते हैं। मिल्क को हम टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और इसमें 2 ड्रॉप्स हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के डालेंगे, 10 ड्रॉप्स कास्टिक सोडा सॉल्यूशन के डालेंगे और इसको हिलाते हैं। हम देखते हैं कि मिल्क का कलर चेंज होकर वॉयलेट हो जाता है। तो ये वॉयलेट कलर इंडिकेट करता है कि इसमें भी प्रोटीन प्रेजेंट है। आगे हम स्टार्च का टेस्ट लगाएंगे। अब स्टार्च जो भी हमारा फूड आइटम है, क्या इसमें स्टार्च है? तो स्टार्च के टेस्ट के लिए हमें आयोडीन की ज़रूरत होती है, आयोडीन सॉल्यूशन की। तो जब हम हमारे किसी फूड आइटम या रॉ इंग्रेडिएंट पर आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप्स डालेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि अगर इसका कलर चेंज होकर ब्लू ब्लैक हो जाता है, फूड आइटम का कलर चेंज होकर ब्लू ब्लैक हो जाता है, इसका मतलब है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। ये आयोडीन का कलर होता है येलो ब्राउन कलर। इसे हम ड्रॉपर की हेल्प से पहले पोटैटो पे डाल के देखते हैं। पोटैटो को काट के इस पे जब हम ड्रॉप डालते हैं आयोडीन की तो देखते हैं इसका जो कलर है येलो ब्राउन से बदलकर थोड़ा ब्लू ब्लैक होने लगता है। इसका मतलब है कि पोटैटो में स्टार्च है। पोटैटो के अलावा हम राइस पे भी ट्राई करते हैं। राइस को भी हम टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और आयोडीन सॉल्यूशन की 2-3 ड्रॉप्स उसमें हम डालते हैं। हम देखते हैं राइस का कलर भी चेंज होकर ब्लू ब्लैक हो जाता है। इसका मतलब है राइस में भी स्टार्च अवेलेबल है। स्टार्च के बाद हम फैट का टेस्ट लगाते हैं। तो फैट का टेस्ट तो बहुत सिंपल है। फैट मीन्स जो ऑयली चीज़ें होती हैं उनमें फैट होता है, मेनली घी, ऑयल, ये तो फैट है ही सही कंप्लीटली। इनके अलावा दूसरे फूड में भी फैट होता है। तो टेस्ट करते हैं हम। तो इसके टेस्ट के लिए हम एक पेपर लेंगे और जिस भी फूड आइटम का टेस्ट करना है उस फूड आइटम को हम धीरे धीरे इस पेपर पे रब करेंगे। अगर उसको रब करने पर पेपर जो है थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, उस पर एक स्पॉट इस तरह से दिखाई देता है कि वो जैसे ऑयली हो गया है, तो इसका मतलब है उसमें फैट है। तो आप मूंगफली के दानों से भी कर सकते हैं। मूंगफली के दाने को भी थोड़ा क्रश करके और फिर उसको रब करेंगे जब पेपर पर, तो इस तरीके से पेपर ट्रांसपेरेंट दिखने लगेगा। इसका मतलब है मूंगफली में फैट है। ऐसे ही फैट के प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेस क्या हैं? तो प्लांट सोर्सेस हैं ग्राउंड नट्स, तिल, नट्स, सोयाबीन, मस्टर्ड, सनफ्लावर, कोकोनट। जिन चीज़ों का ऑयल निकाल सकते हैं, जो ऑयली होती हैं, वो फैट इनमें होता है, ये प्लांट सोर्सेस हैं। ऐसे ही फैट वाली और चीज़ें जो एनिमल सोर्सेस हैं वो हैं मीट, इनमें भी फैट है, फिश, एग्स, क्रीम, मिल्क, बटर, घी, ये एनिमल सोर्सेस हैं फैट के। टेस्ट करने पर हम देखते हैं कि ये वाले जितने भी आइटम इस फिगर में दिए हैं ये सब प्रोटीन में रिच हैं। और ग्राम, मूंग, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन, पीस, ये प्रोटीन के प्लांट सोर्सेस हैं। और ऐसे ही एनिमल सोर्सेस क्या हैं प्रोटीन के? मीट, फिश, पनीर, मिल्क, एग्स, ये प्रोटीन के एनिमल सोर्सेस हैं। अब इन फूड आइटम्स में एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं। जैसे मिल्क को देखिए, इनमें प्रोटीन भी है, मिल्क में विटामिन्स भी हैं, विटामिन ए एंड डी होता है मिल्क में, मिनरल्स भी हैं, फास्फोरस एंड कैल्शियम, ये मिनरल्स हैं। तो देखिए मिल्क कितना बेनिफिशियल है हमारी बॉडी के लिए। इसलिए हम लोग बचपन से ही अपनी डाइट में मिल्क को इन्वॉल्व करते हैं। और जो मील हम डेली रेडी करते हैं, जो खाना हम खाते हैं, उसमें भी हम अलग अलग तरह की चीज़ें इसीलिए इन्वॉल्व करते हैं ताकि सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिलते रहें। पल्सेस, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, ये सब हमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं।
अभी तक हमने देखा कि प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन इनके अलावा भी दो चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट हैं। एक है रफेज और दूसरा है वाटर। हम सभी जानते हैं वाटर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। दिन भर हम पानी की हमें जो ज़रूरत लगती है वो हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग ही है, और हमारी बॉडी का भी आधे से ज़्यादा परसेंटेज वाटर है। वाटर क्या काम करता है? वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड. It also helps in throwing out some waste from body as urine and sweat. जो पानी है वो हमारी बॉडी को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, और पानी के थ्रू हमारे अंदर के जो वेस्ट होता है वो एज यूरिन एंड स्वेट बाहर आता है और हमारी बॉडी को क्लीन करता है। पानी की कमी कैसे पूरी होती है? पानी हम पीते तो हैं ही सही, लेकिन जो अदर लिक्विड ड्रिंक्स होती हैं जैसे मिल्क, टी, जो जूसेस हम पीते हैं, और हम खाना बनाने में भी पानी डालते हैं, सब्जियों को भी हम करी फॉर्म में बनाते हैं, उससे भी पानी अंदर जाता है। इन चीज़ों से पानी की कमी पूरी होती है। इसके अलावा भी जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं, जो फ्रूट्स हम खाते हैं, उन सभी में वाटर होता है। जैसे टोमेटो एंड लेमन को जब हम कट करते हैं तो हमारे हाथ गीले हो जाते हैं। सब्जियां जब हम काटते हैं या ग्रेट करते हैं तब भी हमारे हाथ गीले हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं कुछ अमाउंट में वाटर कंटेन करते हैं। वाटर के अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है डाइटरी फाइबर्स या रफेज। रफेज जो है वो हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जितने ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इससे हमारी बॉडी को जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकालने में हेल्प मिलती है। यह हमारे पेट की सफाई का काम करता है। और रफेज मेनली हमें प्लांट प्रोडक्ट्स से अवेलेबल होता है। जो ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह हम खाते हैं, जो प्लांट से अवेलेबल फूड होता है उनसे हमें रफेज मिलता है। वैसे यहाँ हम फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स की बात कर रहे हैं जिनमें अच्छे खासे अमाउंट में वाटर होता है, लेकिन जब थोड़े टाइम बाद अगर ये पड़ी रहें सब्जियाँ तो इनका जब वाटर उड़ जाता है, तब अगर आपने ध्यान दिया हो तो सब्जियाँ, खास करके अगर खीरा देखना कभी या ऑरेंज देखना, उसकी स्किन कैसी सिकुड़ जाती है उसका पानी ख़त्म होने पर। तो यहीं से हम वाटर की इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं कि अगर हम भी पानी कम पिएंगे, अगर हमारा भी वाटर इनटेक कम होता है तो हमारी स्किन की भी हालत ऐसी ही होनी है। वाटर के अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है डाइटरी फाइबर्स या रफेज। रफेज जो है वो हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जितने ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इससे हमारी बॉडी को जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकालने में हेल्प मिलती है। यह हमारे पेट की सफाई का काम करता है। और रफेज मेनली हमें प्लांट प्रोडक्ट्स से अवेलेबल होता है। जो ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह हम खाते हैं, जो प्लांट से अवेलेबल फूड होता है उनसे हमें रफेज मिलता है। अब टॉपिक आता है बैलेंस्ड डाइट। तो बैलेंस्ड डाइट क्या होती है? एक्चुअली डाइट क्या होती है? जो खाना हम एक बार में हम खाते हैं वो हमारी डाइट होती है, नॉर्मली जो हम खाना खाते हैं। तो बैलेंस डाइट वो होती है जिनमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमने देखे, प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह, ये सब हो, और इसके अलावा रफेज भी हो, वाटर भी हो, सब चीज़ें जो मिल के जो एक बैलेंस बनाती है। ना कोई चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, ना कोई चीज़ कम होनी चाहिए। जब ये सब हमको सही अमाउंट में हमारी बॉडी में जाती है तो उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। लेकिन बैलेंस डाइट पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, और ये आपके फिजिकल वर्क पे भी डिपेंड करता है और आपकी एज पे भी डिपेंड करता है। किसी डिफरेंट एज ग्रुप वाले के लिए उसकी बैलेंस डाइट अलग हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी बॉडी बिल्डर को देखते हैं तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, उनका फिजिकल वर्क इतना होता है। लेकिन अगर हम जो नॉर्मल इंसान उनके जितना वर्क नहीं करते हैं
तो हो सकता है उनके जितना प्रोटीन अगर हम खाने लगे तो हम पचा ही ना पाएंगे। तो उनकी बैलेंस डाइट हमारी बैलेंस डाइट से अलग होगी। तो वो एज पे भी डिपेंड करता है, फिजिकल वर्क पे भी डिपेंड करता है। तो ये सभी जो फूड हमने देखे हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस वगैरह, इन सब को सही अमाउंट में खाकर हम अपनी डाइट को बैलेंस कर सकते हैं। तो बैलेंस डाइट के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, हर बार काजू बादाम खाना ज़रूरी नहीं है। इन सब चीज़ों को सही मात्रा में खाकर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं और हमारी डाइट को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ बैलेंस डाइट ले लेना ही ज़रूरी नहीं है, खाने का सही तरीके से पका हुआ होना भी ज़रूरी है ताकि उसके ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स ख़त्म ना हो जाए। जब हम खाने को प्रिपेयर करते हैं, मीन्स जब सब्जियां काटते हैं या ग्रेन्स को हम बार बार धोते हैं, सब्जियां हम धोते हैं, तो बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स जो उनकी स्किन पर होते हैं वो सब धोने के साथ, पानी के साथ बह जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि खाने को पका कर खाने से उसका टेस्ट इम्प्रूव होता है, वो डाइजेस्ट अच्छे से होता है। लेकिन उसी टाइम पर ये जो पकाने की पूरी प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं कुकिंग के टाइम पर ही। अगर हम उसमें एक्सेस वाटर रखते हैं खाने के टाइम, बनाने के टाइम पर, और फिर उस पानी को जब हम फेंक देते हैं तो उसके साथ बहुत सारे मिनरल्स, प्रोटीन्स उस पानी के साथ बह जाते हैं। और ऐसे ही विटामिन सी वाली चीज़ों के साथ भी होता है, जब हम उन्हें कुक करते हैं, गरम करते हैं, तो विटामिन सी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। आगे यहाँ पर आपके एक फ्रेंड का फोटो दिया हुआ है, बूझो। इसने सोचा कि जब कार्बोहाइड्रेट और फैट वाली चीज़ें हमें एनर्जी देती है, और फैट वाली चीज़ें तो और ज़्यादा एनर्जी देती है कार्बोहाइड्रेट से भी, तो क्यों ना केवल फैट ही खाया जाए। तो इन भाई साहब ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रबड़ी, समोसा, फ्राइड चीज़ें जो ऑयली होती है एकदम, वो सारी चीज़ें इन्होंने खाना शुरू कर दी। तो क्या आपको लगता है ये उन्होंने सही किया? नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फैट वाली चीज़ें खाने से हम इन्हीं की तरह ओबेसिटी के शिकार हो सकते हैं या मोटापे का शिकार हो सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा फैट वाली चीज़ें भी नहीं खाना चाहिए। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फैट तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन जो अदर न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, अगर ये हम बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर ये चीज़ें कम क्वांटिटी में खाते हैं या नहीं खाते हैं, तो इनकी कमी हमें हो जाती है, और इनकी कमी से जो बीमारियां होती है उन्हें हम डेफिशिएंसी डिसीजेस कहते हैं। जैसे अगर आप बहुत लंबे टाइम तक प्रोटीन रिच फूड नहीं खा रहे हैं, ना दूध पी रहे हैं, ना दालें खा रहे हैं, ना फिश या अंडा कुछ आप ले रहे हैं, तो इसका रिजल्ट डेफिनेटली उसकी ग्रोथ पर देखने को मिलेगा। उसकी ग्रोथ जो है बहुत धीरे धीरे होगी। स्वेलिंग ऑफ फेस, फेस पे सूजन होने लगती है, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, हेयर का कलर चेंज होगा, स्किन डिसीजेस हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है अगर प्रोटीन का सेवन लॉन्ग पीरियड तक नहीं किया जाता है तो। और अगर प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट भी बहुत टाइम से कम खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, तब तो समझ लो कि उस पर्सन की ग्रोथ पूरी तरीके से स्टॉप हो जानी है। फिर ऐसे पर्सन जो हैं बहुत ही दुबले पतले, वीक होने लगते हैं, और हो सकता है कि मूव करने में भी वो सक्षम ना रहें, जरा सा हिलने में भी तकलीफ हो। इसी तरह से डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी से जो बीमारियां या डिसऑर्डर हो जाते हैं, उनकी लिस्ट आपकी बुक में दी गई है, वो देख लेते हैं। इनके सिम्टम्स भी साथ में हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन हो सकता है, और इसके क्या सिम्टम्स हैं? पुअर विजन, देखने में धुंधलापन लगे, क्लियर नहीं दिखाई दे दूर की चीज़। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, हो सकता है अंधेरे में ना दिखाई दे बिल्कुल भी। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और ये भी हो सकता है कि पूरा ही दिखाई देना बंद हो जाए, मतलब आदमी अंधा हो जाए। ओके, विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी के सिम्टम्स हैं वीक मसल्स, मसल्स हमारे वीक हो जाएंगे,
एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और काम करने में बहुत लो एनर्जी, लो फील होगा, जल्दी थकान होने लगती है। ये बेरी के सिम्टम्स हैं। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। स्कर्वी के सिम्टम्स हैं ब्लीडिंग गम्स, दांत के जो मसूड़े होते हैं वहां से खून आने लगता है। वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और जो घाव भरने का, तो अगर विटामिन सी नहीं होगा तो घाव जल्दी भराएंगे कैसे, मीन्स अगर हमें लग गई है तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगी हमारी बॉडी उसको रिपेयर करने में, हील करने में। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। इसके सिम्टम्स हैं बोन बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, जो हमारी हड्डियां हैं वो कमज़ोर होने लगेगी, सॉफ्ट हो जाती है, और बेंट झुकने लगती है, मतलब पहले ही बूढ़े हो जाओ, झुक जाओ बिल्कुल। ऐसे ही कैल्शियम की कमी से बोन एंड टूथ डिके, सिम्टम है वीक बोन्स, टूथ डिके, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और दांत धीरे धीरे अपने आप ख़त्म होने लगते हैं, कमज़ोर होकर टूटने भी लगते हैं। तो कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमज़ोर होती हैं। आयोडीन की कमी से होता है ग्वाइटर, ये गले का रोग है। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वॉलन, इसमें जो गला है सूजा सूजा सा दिखने लगता है, एकदम मोटा मोटा सा। और मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और अगर चिल्ड्रन में हो तो वो मेंटली वीक भी रह जाते हैं अगर चिल्ड्रन में आयोडीन की कमी हो जाती है तो। आयरन की कमी से एनीमिया, एनीमिया मीन्स वीकनेस, कमजोरी सी लगती है आयरन की कमी से। तो हम देखते हैं इन सब की कमी से कितनी तरीके की बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन सबको रोका जा सकता है बैलेंस डाइट के ज़रिए। अगर हम हमारे खाने में इन सब चीज़ों का, इन न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखें और बैलेंस डाइट रखें तो हम बच सकते हैं। आज हम कीवर्ड्स की बजाय समरी देख लेते हैं और इसी में कीवर्ड्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ अलग नहीं है। तो समरी में The major nutrients in our food are carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे खाने में वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल, और इसके अलावा डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, ये भी इम्पोर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, और प्रोटीन एंड मिनरल आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन एंड मिनरल से हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है और बॉडी को मेंटेन रखते हैं। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस, विटामिन्स इतनी सारी सब बीमारियों से बचाते हैं जो हमने लिस्ट देखी ना, ये सब विटामिन की कमी से होते हैं। तो अगर विटामिन्स हम डाइट में शामिल रखते हैं तो इतनी तरीके की बीमारियों से बचा जा सकता है। बैलेंस डाइट, वो डाइट जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराती है, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स सभी सही क्वांटिटी में हो। इसके साथ ही रफेज एंड वाटर का भी सही अमाउंट हो, ना कोई चीज़ ज़्यादा ना कोई चीज़ कम। सच अ डाइट कॉल्ड बैलेंस डाइट। ओके, लास्ट, deficiency of one or more nutrients in our food for a long time may cause certain diseases or disorders. अगर हमारी बॉडी में किसी एक न्यूट्रिएंट या ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो वो किसी बीमारी का कारण बन सकता है। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है। और एक और मैं मैसेज भी देना चाहूँगी इसके साथ कि ये जो इतना अच्छा चैप्टर आपकी बुक में है, तो ये सिर्फ आपको रट के नंबर दिलाने के लिए नहीं है कि आप बस लिख के एग्ज़ाम पास कर लें। मेरे ख्याल से ये जो सब बातें इसमें बताई गई हैं इसको आपको अपने डेली रूटीन में लाना चाहिए और अपनी डाइट पे ध्यान देना चाहिए और बैलेंस डाइट रखना चाहिए। इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर काफ़ी लंबा था, ख़त्म हो गया है। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन टाटा।